हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और जिसकी आज हमारी लास्ट वीडियो होगी। है टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में लगभग लगभग हमने सब कुछ करा दिया है। लास्ट की दो तीन चीजें बची हैं। एक तो बचा है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास में जो इंटीग्रल पावर होती है, उसको इंटीग्रल टर्म्स होती हैं, सॉरी, वो कैसे निकालते हैं। फिर रैशनल और इरेशनल टर्म्स का जो सम होता है या टर्म्स होती हैं वो कैसे निकालते हैं। ये दो तीन चीजें हमारी बची हैं जो हमारे को करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट तो हम आएंगे थोड़ी देर में। पहले मैं अगर आपसे नॉर्मल सा पूछूंगा कि क्या आपको एक्सपेंशन खोलना आता है क्या। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है क्या कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये होता है। अगर मैंने आपसे बोला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपको ओपन करना आता है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर आता है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, है ना, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब होता है सर। ओके। अगर मैंने बोला चार पावर है सपोज करो, तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर आपने इतना तो सिखा दिया है कि इसको कैसे खोलना है, तो फोर एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, है ना, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फोर एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई रेस टू पावर फोर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे दो पावर थी तो यहाँ पे कॉफिशिएंट्स आए, यहाँ पे देखो जैसे वन टू वन, दिख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉफिशिएंट है, ग्रेटेस्ट, वो क्या है, तो आप बोलेंगे टू। ये कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलेंगे सेकंड पोजीशन पे। यानी सेकंड पोजीशन पे जो नंबर दिख रहा है वो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है। सही है ना। और यहाँ पे पावर देखो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर थ्री पावर है। तो अगर ये थ्री पावर है तो यहाँ पे बड़े नंबर बताओ कौन कौन से। एक तो तीन है, एक तीन है, ये दोनों जो हैं ये ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट्स है। मतलब दो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट्स आए हैं हमारे पास में। उसके बाद में चार पावर है तो देखना जरा, एक आया है, फिर पांच पावर में फिर दो आ जाएंगे, छह पावर में फिर एक आएगा, सात पावर में फिर दो आएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है अगर मान लेते हैं ऑड पावर है तो दो दो कॉफिशिएंट्स ऐसे मिलते हैं हमारे को, और इवन पावर है तो सिर्फ एक कॉफिशिएंट ऐसा मिलता है जो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपको कोई भी एक्स प्लस वाई दे रखा है या एक्स प्लस ए दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, ऐसा कोई एक्सपेंशन है और उसकी पावर एन है, तो अगर आपको इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट्स निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए बच्चे आपको एन पे डिपेंडेंसी आती है, एन पे डिपेंडेंसी आती है। यानी अगर एन जो है वो इवन है, एन क्या है, इवन है, तो आंसर अलग आएगा। एन अगर ऑड है तो आंसर अलग आएगा। अगर मान लेते हैं एन इवन है तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो होगा वो होता है एन सी एन अपॉन टू, ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा। एन अगर ऑड है तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होता है एन सी एन माइनस वन अपॉन टू, और ठीक है एन सी एन प्लस वन अपॉन टू होता है, ठीक है। तो ये दो में दोनों होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। या तो एन सी एन अपॉन टू होगा इवन के केस में, ऑड के केस में क्या होगा, ये वाला होगा। अब इसको निकालते कैसे हैं सर, पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, इसको निकालना कैसे है सर, और ये मतलब क्या है, किस तरीके से करना है। तो देखो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई एक्सपेंशन आ जाता है, जैसे एक्स प्लस वाई बाई एक्स क्यूब की होल पावर 20 है, ठीक है, आपसे बोला जाता है कि इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एन पे फोकस करना है, एन है कितना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एन है 20। 20 इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे इवन है सर। तो इसकी जब मैं पावर ओपन करूंगा ना तो एक ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट आएगा मेरे पास में। इवन में एक आता है, ऑड में दो आते हैं, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। तो एक ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट आएगा। तो अगर मेरे को ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है तो वो होता है बच्चे क्या, एन सी एन अपॉन टू, बस सिंपल सा ये याद रखना है। तो 20 सी 20 अपॉन टू इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितना, 20 सी 10 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होगा। सिंपल है समझना, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, पक्का। अगर ये मान लेते हैं ऑड पावर होती फिर क्या करते, फिर यहाँ पे दो निकालते हैं आप, एन सी एन माइनस वन अपॉन टू, एन सी एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। और होता यह है कि जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है एक्स प्लस वाई बाई एक्स क्यूब, इसकी पावर दे रखी है, सपोज करो कुछ भी, सपोज करो मान लेते हैं 27 दे रखी है, ऑड है ये, है ना। तो इसका अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है तो आप दो निकलेंगे, दो निकलेंगे कौन कौन से, एक निकलेगा एन सी एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, दूसरा निकलेगा एन सी एन प्लस वन अपॉन टू। तो याद रखिएगा जैसे आपने ये वाला निकालना है तो n की वैल्यू 27 है, c 27 माइनस वन अपॉन टू, तो 27 माइनस वन कितना होता है, 26 होता है। तो 26 अपॉन टू 13 ऐसा कुछ आएगा। तो ध्यान से देखना ये जो आएगा ना, ये 27
सी 27 प्लस 1/2, अगर इसको ध्यान से देखो तो 27 सी 14 आ रहा है। तो ये अगर 13 है तो ये उसके बिल्कुल बगल वाला है, 14 है ना। तो अगर ये 13 आ जाता है तो इसके बगल, मतलब अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा उसके बिल्कुल बगल में बैठा होगा, दूसरा क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, है ना। एक ज्यादा, आर की एक वैल्यू बढ़ा दो, दूसरा वाला मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है ऑड के केस में, तो एक निकाल लो, दूसरा वाला उससे एक ज्यादा होता है ना, आर की वैल्यू बढ़ा के मिल जाता है आपको। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये दिख रहा है, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x² की पावर 9। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक है, 126, 127, 128 या 130। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको फोकस करना है सबसे पहले n पे। n कितना दे रखा है? 9, है ना, होल पावर। ठीक है, ये इवन है या ऑड है? तो आप बोलेंगे सर ये ऑड है। ऑड में दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे? nc n-1/2 और nc n+1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये दो दो हो सकते हैं आपके, जीसी बोल रहा हूं मैं इसको, है ना। तो n की वैल्यू है 9, 9c 9-1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 9c 9+1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 9c 9-1 होता है 8, 8/2 होता है 4, तो 9c 4 हो गया, यहाँ पे 9c 5 हो गया ये। अब याद रखिएगा 9c4 और 9c5 जो होते हैं वो सेम ही वैल्यू होती है, मतलब ये अलग अलग नहीं होती, सेम ही वैल्यू होती है। तो आप 9c4 निकालो या 9c5 निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो सपोज करो मैं 9c4 निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, nc4 का फॉर्मूला यूज करूंगा। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे ये n है तो आपको n करना है, n में से एक कम करना है, फिर एक और कम करना है, फिर एक और कम करना है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर देना है। तो 4 फैक्टोरियल को आप अगर आप चाहो तो ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 3 2 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, कट हो गया। 4 2 जा 8 होता है, ये कट हो गया। देखो अब ये मिल रहा है 9 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 सत्ते होते 126, 126 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बात समझ में आई? हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, मजा आ गया है ना। तो इतना इजी क्वेश्चन होता है। दो तरह की चीजें पूछते हैं आपसे, वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछते हैं और ग्रेटेस्ट टर्म भी पूछते हैं। ग्रेटेस्ट टर्म अभी मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, अभी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक जैसे पीजीटी 2003 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10 इज। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से आपको ये बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्राई करो। आपसे अगर आंसर निकल जाता है तो आपको खुद अच्छा सा लगेगा, मतलब कि हाँ सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब, है ना। तो मजा आता है क्वेश्चन करने में। तो आप इसके लिए 30 सेकंड के आसपास का टाइम लो, 30 सेकंड में मेरे को लगता है आप बना लोगे, मुझे ऐसा लगता है, मतलब। ठीक है, तो 30 सेकंड में आप इसका आंसर बना के देखो। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है मेरे आंसर से तो मजा आ जाएगा। ठीक है, नहीं मैच करता तो देखना फिर आपने क्या मिस्टेक करी है। क्लियर? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं जरा। जैसे आपको ये बोल रखा है कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10 है, इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो n कितना है, तो आप बोलेंगे 10 है। 10 है, ये क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे इवन है। कितने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो सकते हैं? एक। क्या होता है उसकी वैल्यू? nc n/2। ठीक है, ऐसे याद रखनी है बच्चे आपको, nc n/2। तो n कितना है? 10, c 10/2 कर दो। देखो इसको इससे कट करो, 5 टाइम्स कट हो रहा है, तो ये 10c5 आ रहा है। अब 10c5 को हम ऐसे नहीं खोलेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे ncr का। ncr का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो n होता है ये ऊपर वाला नंबर, r होता है ये नीचे वाला नंबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यानी r फैक्टोरियल फिर 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। तो 10 फैक्टोरियल को ऐसे छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल को भी ऐसे छोड़ दो, 10 माइनस 5 कितना होता है बच्चे? 5 फैक्टोरियल होता है। तो ध्यान से देखो इसका, तो आपको ये समझ में आ गया पूरा का पूरा। अच्छा, चलिए मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है द कोफिशिएंट ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n प्लस 2 इज। ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं हम उसको। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन में सबसे पहले ये देखिए कि जो होल पावर है वो क्या है, 2n प्लस 2 है। 2n प्लस 2 है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो आप बोलेंगे सर ये इवन नंबर है। सही है ये बात? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितने निकलेंगे? तो आप बोलेंगे एक निकलेगा। कैसे निकलता है? ncn/2 का फॉर्मूला लगा के। n की जगह पे ये है 2n प्लस 2, c
2n+2/2 कर दो, तो इसको कट करोगे तो बच्चे n+1 आ जाएगा ये, है ना। तो 2n+2 cn+1 आ गया। इसको अब एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से खोल लो, एनसीआर वाले से, है ना। तो एनसीआर इज इक्वल टू होता है ना n⁻r⁻n - r का होल फैक्टोरियल, इससे खोल लो। तो ये हो गया 2n+2 का होल फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय n+1 का होल फैक्टोरियल, फिर 2n+2 माइनस n+1 का होल फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएगा। अब देखो 2n में से n माइनस कर दो, ठीक है, 2n में से क्या माइनस कर दो, n माइनस कर दो, और 2 में से 1 माइनस कर दो, तो 2n माइनस n हो जाता है n, 2 में से 1 माइनस करो प्लस का 1, ठीक है, ऐसे हो गया। फैक्टोरियल लगाओ, फिर n+1 ये फैक्टोरियल लगाओ, और 2n+2 ऊपर लिख दो, ठीक है। ध्यान से देखो ये कौन से वाले के जैसा बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन नंबर बी के जैसा बन रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, इजी है बिल्कुल, हल हुआ, मजा आ गया आपको ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, इसको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, पक्का अच्छे से समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी। अब जो है अगर आपको वो वाला टॉपिक समझ में आ गया ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का, तो सेकंड टॉपिक इसमें आता है कि इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं हम। तो कभी भी अगर मान लेते हैं कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है, जो मान लेते हैं x⁻1/p प्लस y⁻1/q की फॉर्म का है, और इसकी पावर n है, कुछ भी सपोज करो n पावर है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सपोज करो x⁻1/p प्लस y⁻1/q, ऐसा कोई एक्सपेंशन दे रखा है और इसकी पावर जो है वो n है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है इसमें इंटीग्रल टर्म बताओ, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं बच्चे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर मान लेते हैं p और q ये दोनों नंबर जो हैं वो n को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तब इंटीग्रल टर्म अगर आपको निकालनी होती है तो वो होता है n/LCM ऑफ pq+1। अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो n/LCM ऑफ pq इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसका रहता है, इसका मतलब इसका आंसर एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, ठीक है, या इंटीजर वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 3⁻1/2 है प्लस 5⁻1/8 है, और इसकी पावर कितनी है 256 है। आपसे बोला गया है कि इसमें इंटीग्रल टर्म बता दो, है ना, इंटीग्रल टर्म्स बता दो, है ना, कितनी आएंगी ये बता दो। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे जो पहला नंबर होता है इसको p कंसीडर करते हैं, 2 है, ठीक है। दूसरे नंबर को q कंसीडर करते हैं, 8 है, और n जो है वो होल पावर होती है, जैसे 256 n है, इस समय n क्या है 256, ये होल पावर है। तो आपको करना क्या है, अगर पहले ये देखना है 2 और 8 क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड होता है ये, 8 से भी डिवाइड होता है ये। अगर ऐसा होता है तो आपको इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी है कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होगा n/LCM ऑफ ये दोनों नंबर 2 और 8, और इसको इंटीजर में रखोगे और फिर +1 कर दोगे, तो n है 256, 2 और 8 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है 8 होता है, इसमें +1 और कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे एक कट होता है कितना 32 बारी में, 32 + 1 33, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी ना ये पूछा जाएगा कि इंटीग्रल टर्म निकालो या इंटीजर टर्म निकालो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यही काम करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो आपको क्या करना है +1 कर देना है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो आपको क्या करना है n/LCM ऑफ PQ कर देना है। अब इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंटीजर टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स पूछी जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपसे इंटीग्रल टर्म्स ना पूछकर इरेशनल टर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इरेशनल टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इरेशनल टर्म्स कभी भी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटल टर्म्स में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है इंटीग्रल टर्म्स को। तो इंटीग्रल टर्म्स अगर आप माइनस करोगे तो आपको पास में क्या मिल जाएंगी बच्चे, इरेशनल टर्म्स आ जाएंगे आपके पास में निकल के। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपको कभी भी इस तरीके से रखा हो, जैसे मैंने एक्स और वाई में बताया, तो यहाँ पे ए और बी में लिखा हुआ है a⁻1/p b⁻1/q की होल पावर n दे रखा है, तो इंटीग्रल टर्म के लिए आप ये दोनों फॉर्मुलाज यूज कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको थोड़ा बहुत यूज आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपसे बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पूछा है बच्चे, है ना, क्या पूछा है, इरेशनल टर्म्स पूछा है आपसे। याद रखिएगा आपसे इंटीग्रल टर्म्स नहीं पूछी है यहाँ पे, इरेशनल टर्म्स पूछी है, पूछा है कि कितनी होंगी। तो अगर आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा था आपको, तो आप इसको मेरे को लगता है सॉल्व कर दोगे, है ना। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करना है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है इसको। तो जैसे आपसे इरेशनल टर्म्स पूछी है आपसे, है ना, तो इरेशनल टर्म्स अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालो आप इसमें से। उसके लिए आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सबसे पहले n पता लगाओ, n क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर n है 100, अच्छा
पी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये अंडर मतलब 8th रूट है 5 का और ये 6th रूट है 2 का, है ना। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है कि 5 की पावर 1/8 है और 2 की पावर कितनी है बच्चे 1/6 है ना। और सर इसकी पावर 100 है। तो इसका मतलब पी की जगह पे तो 8 दिख रहा है और क्यू की जगह पे कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। क्या 8 और 6 100 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं कर सकते, है ना। अगर नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे निकालेंगे फिर? तो याद रखिएगा, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं इसको डिवाइड, तो आपको याद रखना है इंटीग्रल टर्म्स का जो होता है बच्चे, इंटीग्रल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एन अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू। एलसीएम ऑफ पी क्यू होता है। अब एन क्या है, एन है टोटल पावर 100, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा, ठीक है, ये बात भी याद रखना। 100 अपॉन एलसीएम ऑफ पी, पी क्या है बच्चे 8 है, क्यू क्या है 6 है। बस इन दोनों को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 24 होता है सर, है ना। तो ये 24 हो गया। 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, है ना। 24 चौक 96 होता है शायद, है ना। 96 और 4 बचेगा, तो 24 दूनी 48 तो होता नहीं, 4.1 के आसपास आएगा, है ना, 4.1 अप्रोक्सीमेट। तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेते हैं तो याद रखिएगा इसका आंसर 4 आता है। यानी ऐसा होता है 4.1 जो होता है वो दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 4 के और 5 के, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से एक इंटीजर वैल्यू चूज करनी होती है, और अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको छोटी वाली इंटीजर वैल्यू चूज करनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 तो ये हो गया। अब आपसे क्या करना है, अगर आपको इरेशनल टर्म्स निकालनी है, इरेशनल टर्म्स निकालनी है, तो आपको क्या करना है, टोटल टर्म्स में से 4 माइनस करना है। टोटल टर्म्स में से क्या माइनस कर देना है, 4 माइनस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 4 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं ये भी देखिए जरा। अगर ये एक तरह का मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे x प्लस वाई होल रेस टू पावर n, है ना। तो याद रखिएगा इसमें टोटल n+1 टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं, n+1 टर्म्स होती हैं बच्चे। बस इतना आपको याद रखना है, n+1 टर्म्स होती हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे टोटल पावर कितनी है, 100 है, n की वैल्यू 100 है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 101, इसमें से 4 घटा दो तो कितना इसका आंसर आ गया 97। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। बात समझ में आई आपको कि कैसे सॉल्व करा हमने, मतलब क्या करा हमने, कैसे सॉल्व करा, ठीक है। क्लैरिटी होनी थोड़ी सी जरूरी है इसमें, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है फिर, है ना। तो क्लैरिटी होनी जरूरी है कि कैसे सॉल्व करा है। सॉल्व अगर सही से कर पा रहे हो, आप इसको समझ अच्छे से पा रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, चलो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगर आपसे मान लेते हैं रैशनल टर्म्स का सम पूछ लें तो कैसे निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, जैसे ये दे रखा है 5⁻⁴ प्लस 2⁻⁴ होल रेस्ट टू पावर 21, द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इज। बाकी चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे चार ऑप्शन ये दे रखे हैं 78125, 78117, 78133, 78149, ठीक है। आप को ये क्वेश्चन करने से पहले पहले मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कंफ्यूजन बहुत है ना, कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन ये है कि ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ा हमने, है ना, इरेशनल टर्म पढ़ा हमने। रैशनल टर्म्स क्या होती हैं सर, सबसे पहले तो ये बताइए। तो रैशनल टर्म्स होती क्या है, जैसे आपके पास में कोई एक्सपेंशन है, जैसे ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन में आप देख रहे होंगे इसमें डिवीजन में पावर है ना। तो जब भी ऐसे डिवाइड में पावर होती है तो आंसर कुछ पॉइंट में आता है ना। पॉइंट में जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग 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 कुछ इसका आंसर आता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये एक रैशनल नंबर जो होता है जरूरी नहीं है कि बने, है ना। ये जो टर्म है वो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल टर्म बने। तो होता क्या है, रैशनल टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें पावर जो होती है वो डिवाइड में नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है। सिंपल सा कहना मेरा ये है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, जिसमें पावर डिवाइड में नहीं आएंगी और नेगेटिव नहीं आएंगी। तो अगर आपके पास में कोई भी एक टर्म है, ठीक है, जिसमें 5 की पावर और 2 की पावर जो है वो पॉजिटिव या होल नंबर है, तो ऐसी टर्म जो होंगी वो क्या होंगी बच्चे, रैशनल टर्म्स होंगी, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, और पहले ये बोला कि इसको निकालो और उसके बाद में बोल रखा है इनका सम भी बताओ कि सम क्या होगा, ठीक है। रैशनल टर्म्स को जोड़ के कितना आएगा ये भी बताओ। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप n निकाल लो, फिर आर नहीं निकलेगा यहाँ पे, फिर x निकाल लो 5⁻⁴ y निकाल लो यहाँ पे 2⁻, ठीक है, कितना 1/7। एक्स वाई और एन जैसे आपने निकाला, अब आप क्या करो, अब आप यहाँ से सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर होता था, वाई रेस टू पावर आर होता था, याद है।
है ना, एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर होता है। तो एन की जगह पे आप 21 रखो, सी आर, आर की जगह पे आप कुछ मत रखो अभी, ठीक है, ये टी आर प्लस वन है। एक्स की जगह पे 5 रेस टू पावर 1/3 की पावर एन माइनस आर यानी 21 माइनस आर। तो इसको मैं अगर पूरा सॉल्व करूं तो 21 इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है बात। 21 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 21 माइनस माइनस आर अपॉन 3 बनेगा, ठीक है, अपॉन में 3 बनेगा। उसके बाद में इंटू 2 की पावर 1/7 इंटू आर यानी r बाई 7 बन जाएगा। अब आपको ये सोचना है, जैसे आपने जनरल टर्म निकाल दी, ठीक है, रैशनल टर्म निकालने के लिए आपको ये सोचना है कि r की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं यहाँ पे कि ये 3 और ये पूरा ऊपर वाला पूरा डिवाइड हो जाए और साथ ये ऊपर वाला डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला ये होता है कि आप r की जगह पे 0 रख के देख लो। 0 रखोगे, 0 से लेके 21 तक आप सब कुछ रख सकते हो, ठीक है, 21 तक। तो 0 रखोगे तो देखो ये 21 अपॉन 3 बनेगा, 21 माइनस 0 अपॉन 3, और वो 0 अपॉन 7 बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसका 0 अपॉन 7 बनेगा, इसका 21 अपॉन 3 बनेगा। तो अगर मैं r इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 0 रखता हूँ तो t 0 प्लस 1 जो ये टर्म बन रही है, यानी फर्स्ट टर्म जो बन रही है ये एक रैशनल टर्म बनेगी। इसका मतलब ये होता है, तो 21c0 5 रेस टू पावर 21 माइनस 0 अपॉन 3 मतलब 21 अपॉन 3 यानी 7 हो गया, ठीक है, 5 रेस टू पावर 7, 2 रेस टू पावर 0 अपॉन 7 यानी 2 रेस टू पावर 0, ऐसा बनेगा। जिसको मैं सॉल्व करूं, 21c0 की वैल्यू 1 होती है, 5 रेस टू पावर 7 इंटू 2 रेस टू पावर 0 भी 1 होता है। बस मेरे को 5 रेस टू पावर 7 सॉल्व करना है, मैं अभी उसको कैलकुलेट कर लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये पहली रैशनल टर्म है। अब ये सोचो कि और क्या डालें यहाँ पे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 3 और 7 दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इन दोनों का एलसीएम ले लो, पता लग जाएगा। 21 से ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 21 माइनस 21 0, 7 21 0, ठीक है, 7 21 3 सॉरी। तो हम क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू 21 डाल देते हैं। 21 डालेंगे तो होगा क्या, टी 21 प्लस 1 हो जाता है टी 22, ठीक है। तो 21 सी 21 बनेगा, 5 रेस टू पावर 21 माइनस 21 अपॉन 3 0 इंटू 2 रेस टू पावर 21/7, है ना, तो 3 हो गया। तो ये आई है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 8 हो जाती है, तो 8 आ गया। बस मुझे 5 रेस टू पावर 7 को सॉल्व करना है, ठीक है, और उसमें 8 जोड़ देना है, ठीक है। तो टोटल सम आएगा 5 रेस टू पावर 7 प्लस 8। 5 रेस टू पावर 7 को मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे 78125, ठीक है। इसमें 8 और जोड़ दो तो 8 5 13 होता है, तो 78133 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपको रैशनल टर्म्स का सम निकालना हो तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। पहले जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म निकालने के बाद में आपको क्या करना है, आर की वैल्यू रख रख के देखनी है, जिस जिस वैल्यू पे वो पूरा डिवाइड होगी पावर, ठीक है, उनको आपको टर्म्स के रूप में उसको उठा लेना है, मतलब सॉल्व करके, और उसको बस ऐड कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 1-2 क्वेश्चन और कर पाइए, समझ में नहीं आया। तो सपोज करिए मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि सम बताइए, इसमें 2 रेस टू पावर 1/3 है प्लस 3 रेस टू पावर 1/4 है, और इसकी पावर में मान लेते हैं 12 ले लेता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि रैशनल टर्म्स का सम क्या होगा, और ये छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आप जल्दी कर पाओ, है ना। तो देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 89 27 35 और 43, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा, रैशनल टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना है, DSSS का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो, इसको अगर करना होगा तो सबसे पहला मेरा काम होगा TR+1 निकालना। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, n की वैल्यू 12 है तो 12CR हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे ये है 2 रेस टू पावर 1/3, 12 माइनस आर अपॉन 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। उसके बाद में y की जगह पे 3 है तो 3 की पावर r/4 लिख सकता हूँ मैं। सही है, ये बात समझ में आ रहा है कैसे करा। अच्छा, अब r की वैल्यू क्या क्या रखें, सबसे पहले 0 रख लो, तो r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो t1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12c0, ठीक है। फिर इंटू 2 रेस टू पावर 12 माइनस 0 अपॉन 3, तो 12 में से 0 गया तो 12 ही हो गया, 12 अपॉन 3 हो जाता है 4, ठीक है, इंटू ये 3 की पावर 0 बन जाएगा। देखो, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद में r की वैल्यू देखो और क्या रख सकते हैं, अगर मैं मान लेते हैं मैं यहाँ पे और क्या रख सकता हूँ, मैं 2 रखूंगा, 2 रखने पे 10 बनेगा, 3 रखूंगा नहीं बनेगा, 4, 3 रखने पे शायद बन जाएगा, 3 रखने पे कितना बनेगा, नहीं 3 से लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 4 रखूंगा तो 12 4 8 नहीं बनेगा, फिर 5 रख के देख लेता हूँ मैं, तो 7 बनेगा, यहाँ पे नहीं होता। 6 रखूंगा तो ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, 7 8 9 रखने पे, 8 रखने पे हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है, 9 10, ठीक है, 12 रखने पे ही होगा, तो आर की वैल्यू 12 रख देते हैं। तो 12 रखेंगे, 13 टर्म्स जो आएगी वो आएगी बच्चे 12C12,
ठीक है। 2⁻12 माइनस 12 यानी 0, और 3 की पावर 4 हो जाएगा ये, 4 मतलब 12/4, 12/4 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 3 3 9 27 हो जाता है, तो 27 ही आ गया। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो अगर मेरे को मान लेते हैं सम निकालना है, सम निकालने के लिए क्या करूंगा, 16 और 27 को ऐड करूंगा मैं, तो 7 6 13 होते हैं, ठीक है, 4 हो गया, ये 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये आपको मतलब डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है इसको सॉल्व करने में, कि किस तरीके से हम रैशनल टर्म्स का सम निकालते हैं? पक्का? एक क्वेश्चन और करो चलो। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2⁻1/5 प्लस 5⁻1/3 होल⁻15। ठीक है, ऑप्शंस में दे रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व कर लो। मैं एक ऑप्शन नन ऑफ दिस डाल देता हूँ, इन केस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो नन ऑफ दिस संभाल लेगा इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन है, मान लेते हैं 3263, 3133 और 4253। ठीक है, ये ऑप्शन है और नन ऑफ दीज है। ठीक है, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज इसलिए डाला है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। एक आंसर ट्राई करके देखना, अगर आपका आंसर मेरे से जैसा बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो देखना है क्या मिस्टेक आपने करी है। एनसीआर x⁻n-r y⁻r का हमने पहले फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाने के बाद में अब हमारे को क्या करना है, सारी वैल्यूज डाल देनी है। TR+1 एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है 15CR। ठीक है, x⁻² यानी 2 की पावर, ठीक है, n-r 15-r/5, ठीक है, इंटू 3⁻r/5। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये, r/3 ऐसा कुछ बनेगा ये। ठीक है, तो अब इसको करने के बाद में बस r की वैल्यू रखनी है। r की वैल्यू 0 रखोगे, देखो सबसे पहले 5 से ये कट हो रहा है, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो ये आएगा बच्चे T1 इज इक्वल टू 15C0, 2 की पावर 3 बन जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो 2 की पावर 3 होता है 8, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 8 आ गया है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 15 रख देंगे। 15 जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे T16 इज इक्वल टू 15C15। ठीक है, 2 की पावर 15 माइनस 15 यानी 0 हो गया, और 2 की पावर 15/3, 3 की पावर 15/3, तो कितना हो जाता है बच्चे, 5 हो जाता है शायद, है ना। तो ये हो गया बच्चे 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 5, 3 3 होती है 27, 81 तिया 81, 3 की पावर क्यों बनेगा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, ये तो 5 की पावर बनेगा, ये 5 था, ठीक है, 5 की पावर 5 बनेगा। ये लिखने में मिस्टेक हुई है मेरे से, है ना, मैंने पता नहीं कहाँ से 3 उठा के रख दिया है। ठीक है, ये 5 था। ओके, तो 5 की पावर 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो 3125 इसका बन गया। चलो, यहाँ पे पावर 0 थी तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाली वो चेंज करने पे हो रहा है, वो थोड़ा सा लिखने में मेरे से मिसप्रिंट हो गया था कहीं पर। ठीक है, अब आपसे सम पूछा गया है तो सम बताने के लिए क्या करना है बच्चे, हमको 8 और 3125 को ऐड कर देना है, तो बस हो गया खत्म, 3133 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हम सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब ये ना करना इजी है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना आप पहले कर लीजिए आज की क्लास में, और मुझे लगता है शायद कुछ बचा नहीं है, एक आधा कुछ बचा होगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो बाइनोमियल हो गया आपका, जितना आपके एग्जाम में आना है उतना तो हो गया है आपका। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कि कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे आपको। ठीक है ना, करवाने होंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवा देंगे, और इसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।